तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि काफ़ी प्यारे क्वेश्चन है। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार के टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो टॉपिक आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न, थोड़ा हम लोग स्पीड में रहेंगे, आप लोग भी प्रयास करिए थोड़ा स्पीड आंसर देने का। चलिए आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि सचिवालय को हिंदी में क्या कहते हैं। सचिवालय को हिंदी में क्या कहते हैं। चलिए 1 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, सेक्रेटरीट। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द की हिंदी बताओ। ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी का हिंदी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। 2 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा संयुक्त सचिव, ठीक है। ए नंबर आपका हो जाएगा संयुक्त सचिव। अगला है कि निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द की हिंदी बताओ। कमिश्नर। कमिश्नर का जो हिंदी आपका होता है क्या होता है भाई, तो इसका होता है आपका आयुक्त। क्या होता है, आयुक्त। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द की अंग्रेजी बताओ। संधि। संधि का आपका इंग्लिश क्या होती है भाई, संधि का इंग्लिश क्या होती है, ट्रेटी। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ट्रेटी। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बताइए। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, राष्ट्र की भाववाचक बनेगा राष्ट्रीयता। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा राष्ट्रीयता। अगला है कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। 6 का जवाब दीजिए। 6 का ऑप्शन राइट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही है क्रिया बताइए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही, ठीक है। यहाँ पर उड़ रही ये आपकी है क्या, यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। ये आपकी कह सकते हैं अकर्मक क्रिया है, ठीक है। क्या उड़ रही है, पता नहीं उड़ रही, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सही युग्म की पहचान कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका विशेषण ही होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए काले टोपी, तो यहाँ पर टोपी के साथ काली जो कि विशेषण है, ठीक है। विकल्प बी में देखा जाए तो पत्ते के साथ सुनहरा विशेषण का प्रयोग आपका हुआ है, अच्छा यहाँ पर उचित होगा। और वहीं पर देखा जाए तो सी नंबर यहाँ पर दुबला और पतला, ये आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, तो दुबला और पतला ये आपके गुणवाचक विशेषण का ज्ञान कराता है, दशा का बोध कराता है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देख लीजिए सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर प्रागैतिहासिक इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। प्रागैतिहासिक इस प्रकार से बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है अपी छपे। अपी छपे का सही संधि विच्छेद बताइए। तो अपी छपे यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, अपी छते है, ता होगा यहाँ पर भाई, देखिए यहाँ पर सभी जगह ता है, तो यहाँ पर आपका ता होगा, अपी छते हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बनेगा अपि धन इच्छते, अर्थात यहाँ पर डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है अत्यावश्यक का संधि विच्छेद बताइए। और हमने बताया था कभी भी या व रा के साथ अगर आधा कोई शब्द है तो आपके यण संधि में होगा, तो इसे अगर हम तोड़ेंगे तो आपका बनेगा कौन सा, अतिधन आवश्यक बनेगा, जो कि आपका यण संधि है, ठीक है। 11 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर सुधन आगतम में कौन सी संधि है। सुधन आगतम अर्थात कह सकते हैं स्वागतम बनेगा, और यहाँ पर भी आपकी कह सकते हैं जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर यण संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद, तो अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद आपका अभित धन्ना, अभित धन्ना जो कि आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, ठीक है। सी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर। सिंह द्वार शब्द में समास बताइए। सिंह द्वार, सिंह का अर्थ किले अर्थात महल आदि का बड़ा फाटक होता है, और ये तत्पुरुष समास में होगा, ठीक है। ए नंबर आपका हो जाएगा सिंह द्वार। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। तिरंगा शब्द में समास बताइए। तिरंगा शब्द जो कि 3 रंगों वाला बना होता है, अर्थात यहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका हो जाएगा द्विगु समास। और यहाँ पर देखिए ये कह सकते हैं कि ये जो आपका होता है थोड़ा सा अपवादित होता है, लेकिन अपवाद इसमें नहीं कह सकते क्योंकि ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं दिया गया है ना। तो विशेष अर्थ निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, इस कारण से आपका सी हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है कि कतर ब्योत में कौन सा समास है। कतर ब्योत में कौन सा समास है। काफ़ी टफ क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कतर ब्योत में द्वंद्व समास होगा, मतलब काटने एवं छांटने। यहाँ पर ब्योत मतलब होता है छांटने, तो काटने छांटने अर्थात कह सकते हैं कि दोनों ही पद आपके प्रधान है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है पतझड़ में कौन सा समास है। पतझड़ में कौन सा समास है।
पतझड़ में समास अर्थात जिसमें पत्ते जो होते हैं, पत्ते हैं जिसमें झड़ते हैं जिसमें पत्ते, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब पतझड़ होता है इसका विशेष अर्थ निकलता है ऋतु, ऋतु परिवर्तन होता है ना, तो इस प्रकार से विशेष अर्थ निकाला गया है, ऋतु हो जाएगा। पतझड़ अर्थात विशेष ऋतु आती है, इस कारण से बहुब्रीहि। अगला, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, 18 का जवाब दीजिए। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा है यहाँ पर, और पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब देखिए सूचीपत्र, सूचीपत्र जो ऑप्शन आपका ए है, यहाँ पर आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अदर आपके सभी स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग नहीं है, देखिए दिन कैसा है ना, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। हमने बताया था कैसा और कैसे से आंसर निकाला जा सकता है, दिन कैसे नहीं बोलते, दिन कैसा है, ठीक है। तो आपका डी नंबर यहाँ पर आपका ये आपका हो जाएगा, कह सकते हैं स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, मतलब किसका हम लोग लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चाचा है, चाची हो जाएगा, बहन, भाई, भैंसा, भैंसी। यहाँ पर देखिए सी नंबर कोयल, तो याद रखिए कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, कोयल का सदा स्त्रीलिंग में ही आपका प्रयोग होता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। हाँ, इसमें से एक जो लिंग परिवर्तित करते समय एक पॉइंट ध्यान रखना होता है कि इसके आगे नर या मादा जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आपका अभी क्वेश्चन आपका जूनियर सिस्टम में पूछा गया था, नर कौवा, मादा कौवा, नर कोयल, मादा कोयल, ऐसे पूछा जाता है ना। ये पूछा भी गया था इसी प्रकार से कि कोयल का जो आपका लिंग परिवर्तन करिए, इसका स्त्रीलिंग बनाइए, तो मादा कोयल ऐसे कुछ पूछा गया था, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। करण कारक बताने किस में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कह सकते हैं पैरों से चलना, यात्रा, प्राणों से चलना, जीवन, समुदाय से चलना, समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि में करण कारक प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर देखिए ए नंबर, ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। और भी आपके दिए हैं, तो यहाँ पर आकाश से गिरी ये होगा नहीं, रेल से उतरा ये भी नहीं होगा, पेड़ से ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव बताइए। अर्थात अगर आपको प्रमाणिक तोड़ना है तो इसमें प्रत्यय क्या बनेगा और मूल शब्द क्या बनेगा। तो प्रमाणिक, एक आपका प्रत्यय देखो मिल गया है ना, तो यहाँ पर आपका बी नंबर, प्रमाण जो आपका है ये मूल शब्द है और एक आपके क्या है प्रत्यय है, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग के लिए हमने बताया था कि किसी भी वर्ड को तोड़ो तो एक आपका जवाब सही निकलेगा और एक उसका अर्थ निकलेगा। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर देखिए अगर इसे हम तोड़ेंगे मिल, तो क्या लान मतलब कुछ होता है नहीं, यहाँ पर आपका मिलाप ही आपका क्या हो जाएगा उपसर्ग रहित है। इसमें मिल शब्द में आन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं प्रत्यय है ना कि उपसर्ग है, और इस प्रकार से आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किसे है। अभिधेयार्थ वाचक जो शब्द हैं वो किससे संबंधित हैं, तो कह सकते हैं आपके लिए टफ क्वेश्चन हो सकता है। याद रखिए वाक्य मुख्य अर्थ का ज्ञान कराने वाली जो शब्द शक्ति होती है उसे अभिधा कहते हैं। यहाँ पर अभिधा होती है जो कि शक्ति से निकलने का। यहाँ पर जो आपका मूलार्थ व्यंजकता है वो आपका हो जाएगा डी नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए, जो कि काल से आपको उत्पन्न हुआ है। देखिए अनुदात्त, ठीक है, अनुदात्त मतलब कि वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद आपके अनुदात्त है, और प्लुत स्वरों का एक प्रकार है जिन स्वरों को बोलने में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनाद से कहते हैं। मतलब कह सकते हैं ये जो आपका है इसे हम लोग वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कर सकते हैं, अनुदात्त। अगला है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब 26 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। कितनी होती है आपकी 28 होती है, ठीक है, 28 होती है। और प्रत्यय वैसे दो प्रकार के होते हैं, भेद होते हैं, जैसे तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है, कृत प्रत्यय होता है। तो कृत्य प्रत्ययों को पूछा है तब आपका 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल भेद इंगित करता है। तो भाई खाना खा चुका है इसका मतलब क्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी है, और पूर्ण हो चुकी है तो आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है व्रत धातु में लम प्रत्यय लगाने पर जो शब्द आपका रूप बनेगा कौन सा बनेगा, 28 नंबर, 28। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शब्दांश धातु या शब्द के अंत में जुड़कर शब्दार्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और वृत्त धातु में अड़म प्रत्यय लगाने से यहाँ पर आपका बनेगा वृत्त। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, और कह सकते हैं इसमें कुछ पॉइंट आपके छुपे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रत्यय आपका लगाया गया, इसे जब तोड़ा जाता है व्यंजन संधि के अनुसार, ठीक है, उसमें एक रूल होता है ता का परिवर्तन ला में होना, ठीक है।
एक स्टूडेंट से मुझे पूछा भी था, ठीक है। तो उस समय ये रूल समझ में नहीं आया था, लेकिन आपको पता है ये व्यंजन संधि में है और इसका जो परिवर्तन होता है ला का ता में मिलाना, तो आपका इसका जो बनेगा आपका सी बनेगा, ठीक है। रट लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल से, ठीक है। सी नंबर आपका हो जाएगा। ये व्यंजन संधि के अनुसार आपका तोड़ा गया है। अगला है कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक बताइए। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक 29 नंबर। तो यहाँ पर कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में जो कारक हो जाएगा, किसने गाया? कृष्ण ने गाया, अर्थात यहाँ पर कर्ता का बोध हो रहा है, कर्ता पर फोकस हो रहा है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? न करने वाले, तो ये होते हैं आपके यौगिक शब्द। क्या होते हैं भाई? यौगिक शब्द होते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे आपका विद्यालय, विद्याधनालय, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द बताइए। अगर आपको बड़े लोगों को कुछ पत्र लिखना है तो आप कौन सा संबोधन प्रयोग करेंगे? क्या बोलेंगे बड़े के लिए? तो आपका श्रद्धेय बोला जाता है, ठीक है। श्रद्धेय ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। अगर कोई अपरिचित है, आप नहीं जानते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? तो याद रखिए हमेशा वहाँ पर प्रिय महोदय बोला जाता है, ठीक है। क्या लिखते हैं? प्रिय महोदय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि चिन्ह, यहाँ पर शब्द आपका कह सकते हैं जो चिन्ह दिया है आपका किस प्रकार से, जो इस प्रकार ये दिया गया है, ठीक है। ये आपका है, इस चिन्ह का हम लोग बोलते क्या है भाई? तो इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु, या कह सकते हैं अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा अनुनासिक, या कह सकते हैं चंद्र बिंदु। अगला है एक मड़ई के दो बिटवे रहन, ओ माँ लोरा अपने बाप से कहेस दादा धनमा जौन हमार हो हिस्सा लागत होए वो तौन हमका दे दिया, ठीक है। तो ये किस बोली में लिखा गया? 34 नंबर। ये 34 नंबर आपकी है, ये किस बोली में है? तो ये जो कह सकते हैं यहाँ पर आपका अवधी बोली है, ठीक है। अवधी बोली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? 35 नंबर। तो ये अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका 35 का ऑप्शन राइट आपका स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा अपभ्रंश को। याद रखिए स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं, ठीक है। इन्होंने पौम चरियु की रचना आपके किया था, ठीक है। और स्वयंभू अपभ्रंश को देसी भाषा मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? चलिए बताइए हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में हुआ है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी प्यारा है और इसका उल्लेख हुआ है आपके अवेस्ता में। किस में हुआ है भाई? तो अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ है और अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समरूपता है। अवेस्ता में ही सर्वप्रथम हिंदी का उल्लेख हुआ है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं? गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं? तो याद रखिए उनका मत था कि राष्ट्रभाषा ऐसी हो जो सरल और सहज हो और साथ ही यह देश का एकता के सूत्र में बंधे हों। तो गांधी जी ने इसी आधार पर राष्ट्रभाषा को 5 लक्षण बताए थे, ठीक है। डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 38 नंबर। तो यहाँ पर याद रखिए हिंदी को लगभग 42% लोग हैं जो कि प्रथम भाषा के रूप में मानते हैं और 35% लोग हैं द्वितीय भाषा के रूप में मानते हैं। और हिंदी जो आपकी है देश में सर्वाधिक बोली जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी आपने पढ़ा होगा क्या है? तो यहाँ पर मानक हिंदी जो होती है वो आपकी क्या होती है भाई? तो साहित्यिक पुस्तकों की भाषा के रूप में प्रयोग होने वाली भाषा को हम लोग मानक भाषा आपको कहते हैं। यहाँ पर आपका मानक भाषा आपकी ये ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टित होता है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम दृष्टांत जो होता है वो कहाँ होता है आपके? तो आपके ऋग्वेद में है, सही है। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है और इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक है। और संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप ही आपके ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके 40 प्रश्नों में यहाँ पर। साथ ही दोस्तों हिंदी साहित्य की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो आप लोग प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च करके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं और कुछ पीडीएफ के लिए यहाँ पर आपके पैसे भी रखे गए हैं, बहुत ही कम अमाउंट में रखे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो हिंदी साहित्य की ये आपकी पीडीएफ है, कंप्लीट आपकी थ्योरी है, 700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और हमारी जो पीडीएफ है बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पॉइंट आपका पूछा जा सकता है या पिछली बार पूछा गया है उन हर एक पॉइंट को यहाँ पर देखिए हाईलाइट कर दिया गया है। और इतना जितना हाईलाइट किया गया है इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी मॉडल पेपर हो या कोई भी क्वेश्चन हो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे।
तो पॉइंट टू पॉइंट जितना आपको यहाँ पर समझाया गया है उसको अगर आप रट लेते हैं तो समझिए कि आपकी जो हिंदी साहित्य पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इस पीडीएफ में हर एक टॉपिक कंप्लीट किया गया है, चाहे वो आपका कहानी हो या आपका उपन्यासकार हो या मतलब आपका संस्मरण हो, हर एक चीज को यहाँ पर लिया गया है और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से लिया गया है। हिंदी साहित्य का जो आपका इतिहास है, छायावादी, शुक्ल, मतलब टोटल का टोटल यहाँ पर हिंदी साहित्य इसमें कंप्लीट आपकी है, थ्योरी भी है और आपकी 700 प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इस पीडीएफ के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मात्र 50 रुपए में ये पीडीएफ आपको है दोस्तों, है ना, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में आपको दी जा रही है। तो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो उसे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करिए और उसे पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं।